गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है एक बार फिर आपका सरस्वती विद्यावंदन कॉलेज के सामाजिक विज्ञान की कक्षा में। कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान में हम पढ़ रहे थे कृषि, और कृषि में हमने लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक कवर किया था, भारतीय कृषि की पिछड़ेपन के कारण। यानी हमने पिछले वीडियो में ये देखा था कि भारत की जो कृषि है उसका जो स्तर है बहुत ही पीछे है, अन्य देशों की कंपेयर में अगर हम बात करें तो बहुत ही ना के बराबर है। तो आज हम आगे का टॉपिक कवर करेंगे। आज हमारा टॉपिक रहेगा जो भारतीय कृषि है, अगर उसमें हम सुधार करें और भारतीय कृषि की गुणवत्ता के साथ साथ उसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाएं तो हमें किन किन उपायों को करना होगा। यानी कि भारतीय कृषि के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय, यानी कुछ उपाय करके हम भारतीय कृषि में सुधार ला सकते हैं। या इसको ये भी कह सकते हैं कि भारतीय कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के लिए उपाय हम कुछ नहीं रख सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूं कि जब हम पिछड़ेपन के कारण पढ़ रहे थे, यानी भारत में जो कृषि का पिछड़ापन देखने को मिलता है, रूप उसमें उत्पादकता बहुत कम देखने को मिलती है, तो उसके क्या क्या कारण रहे थे। अगर हम गौर करें तो जिन कारणों को हमने पढ़ा था, अगर उन्हीं कारणों में हम सुधार कर दें, उन्हीं को हम दूसरे रूप में कर दें तो वो हमारे उपाय बन जाएंगे। जैसे हमने बात की थी, सबसे पहले हमने बात की थी कि भारत में जो पिछड़ेपन के कारण में आता है कृषि जोतों का छोटा रूप, यानी छोटे छोटे खेतों के रूप में हमारे खेत, छोटे छोटे जोतों के रूप में खेत बिखरे हुए हैं। और छोटे खेतों में किस प्रकार से उत्पादकता होती है ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। तो अगर हम उपाय की बात करेंगे तो हम बात कर सकते हैं इसका अपोजिट करके चकबंदी व्यवस्था को लागू करना। अगर हमें कृषि के पिछड़ेपन को दूर करना है और कृषि में उत्पादकता बढ़ानी है, मैं भारत के बारे में बात कर रहा हूँ, तो हमें जो उसके छोटे जोतों के रूप देखने को मिलते हैं, जोतों के छोटे रूप देखने को मिलते हैं, उनमें सुधार करके हमें चकबंदी व्यवस्था को अपनाना पड़ेगा। क्योंकि आप जानते हैं चकबंदी व्यवस्था के माध्यम से किसी भी किसान के छोटे छोटे जो भूभाग होते हैं, खेतों के छोटे रूप होते हैं, उनको एक बड़े चक में परिवर्तित कर दिया जाता है, उसका एक बहुत बड़ा क्षेत्र बना दिया जाता है, जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं जब खेत एक सब जगह हो जाएगा, एक क्षेत्र पर ही एक खेत हो जाएगा, तो उससे हम अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। उससे हमारे भारतीय कृषि का पिछड़ापन है वो अवश्य दूर होगा। दूसरी हम बात करते हैं, दूसरे हमने पिछड़ेपन के कारण में पढ़ा था आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल न होना। यानी हमने पिछड़ेपन के कारण में पढ़ा था कि भारत के जो किसान हैं उनके पास छोटी कृषि जोतें होती हैं, जिसमें हम आधुनिक यंत्रों और आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम आधुनिक यंत्रों और तकनीकों को प्रयोग करें आधुनिक यंत्रों तथा तकनीकों का अगर प्रयोग करते हैं तो हमारा जो उत्पादकता है, कृषि का पिछड़ापन है वो अवश्य दूर हो जाएगा। क्योंकि आधुनिक यंत्रों और तकनीकों के माध्यम से हमारी पैदावार तो बढ़े ही, साथ ही साथ आधुनिक यंत्रों के माध्यम से हम जो खेत को जोतने का कार्य कर सकते हैं या बुआई का जो कार्य करते हैं वो आसानी से और सुलभता के साथ बहुत अच्छे प्रकार से कर लेते हैं, और इसमें समय की बचत भी होती है और उसके साथ साथ हमारे मानवीय श्रम की भी बचत हो जाती है। या फिर हम बात करें आधुनिक यंत्रों के माध्यम से अगर बात कर सकते हैं तो 100 लोगों का कार्य एक छोटा यंत्र कर सकता है। तो इस माध्यम से हम बात कर सकते हैं कि आधुनिक यंत्रों और तकनीकों के माध्यम से हमारी जो पिछड़ापन है वो दूर हो जाएगा, किसान का जो है विकास अवश्य हो जाएगा। और हमने अगर पिछली बात की थी अशिक्षा, हमने बात की थी अशिक्षा भी पिछड़ेपन का एक कारण है। जो भारतीय किसान है उसका कुछ आधे से अधिक भाग हमारा अशिक्षित है, जिसकी वजह से कृषि का पिछड़ापन है। क्योंकि वो आधुनिक तकनीकों का, जो आधुनिक वैज्ञानिक विधियां हैं उनको ठीक प्रकार से वो समझ नहीं पाते, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। और उसके साथ साथ वो उन्नत बीजों के बारे में भी ठीक प्रकार से, उन्नत बीजों की किस्मों के बारे में वो ठीक प्रकार से नहीं जान पाते। हम बात कर सकते हैं कि शिक्षा का प्रसार, भारतीय किसान हैं उनमें अगर शिक्षा का प्रसार, शिक्षा
का प्रचार ठीक प्रकार से किया जाए, उनके लिए शिक्षित होना अनिवार्य कर दिया जाए, तो जिससे उनका जो अज्ञानता का एक क्षेत्र है, अज्ञानता का जो एक पक्ष है वो दूर होगा। उसके साथ साथ वो अपनी कृषि की विधियों को, कृषि के यंत्रों को प्रयोग करने की विधियाँ, और उसके साथ साथ जो उन्नत किस्म हैं, उन्नत बीजों की किस्में, उनको ठीक प्रकार से समझ करके अपने खेत में उत्पादन क्षमता को बढ़ा पाएंगे। इससे कृषि का जो पिछड़ापन है वो निश्चित रूप से दूर होगा। इसके साथ साथ हम बात कर सकते हैं सिंचाई की उचित व्यवस्था। हमने पिछली क्लास में हमने कारणों में बात की थी कि पिछले क्रम के कारणों में हमने बात की थी कि भारत में सिंचाई का जो व्यवस्था है वो ठीक प्रकार से नहीं है। अधिकतर क्षेत्रों में जो कृषि है वो वर्षा के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि वहाँ पर सिंचाई के अन्य साधनों की पूरी तरह से व्यवस्था नहीं होती। तो इस प्रकार से हम सिंचाई की उचित व्यवस्था करके कृषि उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। कृषि उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ हम बात कर सकते हैं कि कृषि का जो पिछड़ापन है वो निश्चित रूप से दूर होता चला जाएगा। इसके साथ साथ हमने बात की थी कि हमारे देश में आधुनिक यंत्रों के साथ साथ कारण की बात कर रहा हूँ मैं, हमने पिछड़ेपन के कारण में बात की थी कि आधुनिक यंत्रों की आधुनिक तकनीकी के साथ साथ हमारे देश में जो है उचित प्रकार के या उन्नत किस्म के बीज हैं वो उपलब्ध नहीं हो पाते। तो अगर हम बात करें, अगर हम उसके उपाय की बात करेंगे तो उपाय में हम बात कर सकते हैं कि देश में अगर हमें कृषि के पिछड़ेपन को दूर करना है तो हमें क्या करना होगा, उन्नत किस्म के बीज तथा उर्वरक उपलब्ध कराने होंगे। यानी उपलब्धता, यानी उन्नत किस्म के बीज तथा उर्वरकों की उपलब्धता हमारे कृषि पैदावार को बढ़ा सकती है, जिससे कृषि का पिछड़ापन निश्चित रूप से दूर होगा। इसके साथ साथ हमने एक उपाय की और एक कारण की ओर बात की थी कि भारत में विभिन्न प्रकार की आपदाएं और विभिन्न प्रकार के रोग जो हमारी फसलों को वो निगल जाते हैं, फसलों की कमी होती जाती है उनके माध्यम से। तो हम ये बात कर सकते हैं उपाय के माध्यम से। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, आपदा नियंत्रण के साथ साथ उन्नत किस्म के रोग निवारक यानी रोग को दूर करने वाले, जो फसलों में हमारे रोग लग जाते हैं उनको दूर करने वाले निवारक यानी कीटनाशक हो सकते हैं, रसायन हो सकते हैं, वो हमारे पास होने चाहिए। उसके साथ साथ उनकी जो कीमत है वो सस्ती और सुलभ होनी चाहिए, जो आम व्यक्ति भी या छोटा किसान भी उसको खरीद करके अपने कृषि पिछड़ेपन को दूर कर सके। तो कुछ ये हमारे उपाय थे के बारे में हमने बात की। इन उपायों के माध्यम से हम भारतीय कृषि के पिछड़ेपन को अवश्य दूर कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कृषि के प्रकार के बारे में। तो आप जानते हैं कि भारत में कृषि के कई सारे प्रकार हो सकते हैं, हालांकि विभिन्न कृषि प्रकारों के विभिन्न आधार पर हम वर्गीकृत करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कृषि के प्रकार की। अगला टॉपिक हमारा आता है कृषि के प्रकार। तो किस किस आधार पर हम बात करेंगे भारतीय कृषि के प्रकार की, हम बात करेंगे भारतीय कृषि के प्रकार हैं हमारे वर्षा पद्धति, सांस्कृतिक, भूमि उत्पादकता, भूमि वर्षा पद्धति, भूमि उत्पादकता, सांस्कृतिक प्रथा और सांस्कृतिक तथा तकनीकी के आधार पर हम जो कृषि के प्रकार बात कर रहे हैं, इन आधार को ध्यान में रखते हुए कृषि के प्रकार की हम बात करेंगे। तो कृषि के प्रकार में सबसे पहली आती है हमारी जीवन निर्वाह कृषि।
ये सारे के सारे आधार हम बात कर सकते हैं इस प्रकार की कृषि में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जीवन निर्वाह कृषि। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो जाता है कि जीवन निर्वाह कृषि का मतलब है कि भारत में इस प्रकार की कृषि का मतलब होता है कि कृषि का वह रूप जिसमें एक छोटा किसान अपनी छोटी कृषि क्षेत्र पर अपने जीवन परिवार के जीवन यापन के लिए जो कृषि करता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। तो इस प्रकार की कृषि की क्या विशेषताएं होती हैं? सबसे पहली विशेषता होती है कि छोटा रूप होता है, कि जोत होगा, छोटी जोत होती है। साथ साथ इसमें जो सिंचाई के साधन होते हैं स्थानीय सिंचाई के साधन, इसके साथ साथ भूमि की कम उर्वरता, और इसमें जो कृषि यंत्र है उसमें हम मोस्टली हाथ से चलाने वाले यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम बात कर सकते हैं खुरपी, गाड़ी, हल, ये अन्य जो भी हमारे छोटे यंत्र आते हैं, पारंपरिक यंत्र आते हैं, उनकी हम बात कर सकते हैं जीवन निर्वाह कृषि में। उनको भली बातें उपयोग में लाया जाता है। या खुदाई करने वाली छड़ भी इसके अंतर्गत आती है। तो प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि क्या हुई भाई? यानी जीवन निर्वाह कृषि यानी कृषि का वह रूप जिसमें कृषि करने की प्रक्रिया केवल अपने जीवन निर्वाह करने के लिए छोटे किसान के माध्यम से छोटी जोत के रूप में स्थानीय सिंचाई, भूमि की गुणवत्ता के साथ साथ विभिन्न पारंपरिक यंत्रों के माध्यम से की जाती है, उसे हम प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। हालांकि इस प्रकार की जो कृषि होती है वो मानसून के ऊपर निर्भर करती है, ऊंट या वर्षा के ऊपर डिपेंड होती है। ठीक है, इस कृषि अन्य और विशेषताएं भी हैं। क्योंकि अभी हमने बात की थी इस प्रकार की कृषि को होते हैं मृदा की उर्वरता, मानसूनी जलवायु, मानसून या फिर पर्यावरणीय परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए इसको कर्तन कृषि भी कहा जाता है। इसको कर्तन दहन कृषि कहा जाता है। कर्तन दहन कृषि इसी को कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है कि कर्तन दहन कृषि क्या होती है, तो हमें एक्सप्लेन करना होगा जीवन निर्वाह कृषि को, क्योंकि ये केवल उस छोटे क्षेत्र में की जाती है जहाँ किसान आसपास की भूमि को साफ करके और वहाँ के घास फूस को जला करके कृषि करता है अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए। इसको हम कर्तन जीवन निर्वाह कृषि इसलिए कहते हैं। ठीक है, और इस कृषि के अन्य क्षेत्रों के अलग अलग नाम हैं, क्योंकि यह कृषि कई प्रकार से की जाती है, तो इस कृषि के अन्य क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग नाम है। जैसे हम बात कर सकते हैं ब्राजील में रोका, ब्राजील में इसको रोका कहा जाता है इस कृषि को। कभी कभी आ जाता है कि रोका कृषि क्या होती है। तो हम बात कर सकते हैं आगे मध्य प्रदेश में बेवर कहा जाता है इसको, या दोहा। मध्य प्रदेश, ब्राजील में रोका, मध्य प्रदेश में बेवर या दोहा हमने बात की। इसी प्रकार हम बात कर सकते हैं मध्य अफ्रीका में मसोले, मध्य अफ्रीका में इसको कहा जाता है मसोले। यानी बहुत सारे इसके नाम हैं, स्थानीय नाम हैं कृषि के, जीवन निर्वाह कृषि के। ये थोड़ा आप हाईलाइट कर लेते हैं। जीवन निर्वाह कृषि को हमने प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि कहा है। ठीक है, प्रारंभिक। और दूसरी हमारी आती है नंबर 2 पर हम बात करेंगे गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि
कृषि का ऐसा रूप जहाँ पर या उस क्षेत्र पर ये कृषि की जाती है जहाँ पर जनसंख्या का अत्यधिक भार होता है और उस जनसंख्या के जीवन के पालन पोषण के लिए जीवन जनसंख्या के भरण पोषण के लिए जो कृषि की जाती है उसको हम गहन जीविका निर्वाह कृषि भी कह सकते हैं, गहन जीवन निर्वाह कृषि भी कह सकते हैं, या गहन निर्वाह कृषि भी इसको कह सकते हैं। कई अन्य नामों से इसको कह सकते हैं, गहन जीविका कृषि भी इसको कह सकते हैं कृषि। तो मैंने बात की कि इस प्रकार की कृषि किन क्षेत्रों में की जाती है, या इस प्रकार की कृषि यानी जनसंख्या के गहन जीवन निर्वाह के लिए जो कृषि की जाती है उसको गहन जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। ये हम क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर जनसंख्या का भूमि पर या छोटे क्षेत्र पर जनसंख्या का बहुत अधिक भार है और वो जनसंख्या के पूरे भरण पोषण के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए, उनको खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए, अन्य जो भी भोजन संबंधी तत्व हैं उनको उपलब्ध कराने के लिए जो कृषि की जाती है उसको हम गहन जीविका निर्वाह कृषि कहते हैं। यह कृषि क्या होती है, श्रम प्रधान होती है, पूर्णतः श्रम पर आधारित होती है। इसकी विशेषता क्या है, यह श्रम प्रधान है। दूसरी क्या है, अधिक जनसंख्या के लिए, अधिक जनभार के लिए, ये तो विशेषता है। तो गहन जीवन निर्वाह कृषि ये हुआ। श्रम प्रधान के साथ साथ इसमें क्या होता है, अत्यधिक उर्वरकों का इस्तेमाल भी किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि हमें उत्पादकता को बढ़ाना होगा, एक फसल से अधिक पैदावार हमें प्राप्त करनी है, क्योंकि हमारे ऊपर जनसंख्या का भार है और वो जनसंख्या का भरण पोषण हमें करना है। तो ये हमारी कहलाती है जीवन निर्वाह कृषि। अब हम बात करते हैं अगली नंबर 3 कृषि के प्रकार की। नंबर 3 में आता है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि के मतलब अगर हम बात करें तो उसका मतलब होता है व्यावसायिक कृषि है तो कहते हैं हम व्यापारिक कृषि। साधारण शब्दों में बात कर सकते हैं, व्यापारिक उद्देश्य से की जाने वाली कृषि को हम क्या कहेंगे, वाणिज्यिक कृषि या व्यापारिक कृषि कहते हैं। क्योंकि इस वाली कृषि का जो उद्देश्य होता है अपनी आय को बढ़ाना या अत्यधिक आय प्राप्त करना होता है कृषि के माध्यम से। तो जब कृषि के माध्यम से अधिक आय प्राप्त करना होता है तो इसके लिए क्या किया जाता है, अत्यधिक जो आधुनिक तकनीकें हैं उनके साथ साथ आधुनिक यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। सिंचाई की इसमें उचित व्यवस्था होती है, सिंचाई के लिए आधुनिक तकनीक, विद्युत जैसे यंत्रों का इस्तेमाल, विद्युत जैसे प्रक्रियाओं का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। और उसके साथ साथ जो वाणिज्यिक कृषि है इसका जो रूप है बहुत बड़ा होता है, यानी बड़े बड़े फार्मों के रूप में ये कृषि की जाती है। तो विशेषता की हमने बात की क्या होती है, देखिए पहला विशेषता क्या, व्यापार का उद्देश्य, ठीक है, अधिक आय प्राप्त करना, ठीक है। बात करेंगे आधुनिक यंत्र इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, आधुनिक यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। और कृषि जोतें कैसी होती हैं, बड़ी। कृषि जोत कैसी होती हैं, बड़ी, यानी कि बड़े बड़े फार्मों के रूप में इस प्रकार की कृषि कृषि फार्मों के रूप में इस प्रकार की कृषि की जाती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, आधुनिक तकनीक के बीज, यानी अधिक पैदावार देने वाले, अधिक पैदावार वाले उर्वरक, अच्छी किस्म के इसमें क्या होता है, उर्वरक इस्तेमाल किया जाए। तो ये थी हमारी वाणिज्यिक कृषि की कुछ विशेषताएं। अगर हम वाणिज्यिक कृषि का वर्णन करने का प्रयास करें तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। आगे आती है हमारी नंबर 4 पर रोपण कृषि। रोपण कृषि तो रोपण कृषि इस प्रकार की कृषि होती है जो मुख्यतः आधुनिक जो उद्योग हैं उनके लिए कच्चे माल का साधन बनती है, कच्चे माल की उपलब्धता आती है, हम रोपण कृषि का अंतर्गत करते हैं। अगर इसकी प्रमुख विशेषता क्या, अगर हम बात करें तो रोप कर की जाने वाली जो कृषि है, उगाई जाने वाली फसलें हैं उनको हम रोपण कृषि के नाम से जानते हैं। इसके लिए क्या होता है, रोपण कृषि के लिए परिवहन के साधनों के साथ साथ हमें विभिन्न प्रकार की अन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराना होता है।
रोपण कृषि के लिए हम बात कर सकते हैं, जैसे उदाहरण के लिए चाय, कॉफ़ी, ये कुछ इसके उदाहरण हैं जिनके माध्यम से रोपण कृषि को आसानी से समझ सकते हैं। रोपण कृषि का मतलब रोप करके एक बार हमने किसी फसल को लगा दिया है, उससे बार बार हम उससे अपना जो कृषि उपज है वो प्राप्त कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रोपण कृषि के अंतर्गत हम रखते हैं। तो कुछ कृषि के प्रकार थे, इसकी विशेषता हमने बात की। रोपण कृषि की इसके बारे में विशेषता क्या होती है? उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराना, उद्योगों को कच्चा माल देती है, यानी उद्योग का आधार पर कृषि होती है रोपण कृषि, कच्चा माल देती है। और उसके साथ साथ हम बात कर सकते हैं, इसमें क्या है, एक ही फसल को उगाया जाता है बड़े पैमाने पर। मैंने बात की थी यानी एक बार लगाने के बाद जैसे एक फसल में लगा दी है, उससे हम बार बार उपज प्राप्त करते हैं, तो यानी कि बड़े पैमाने पर एक फसल, बड़े पैमाने पर एक फसल यानी कि रोपण करना। तो ये कुछ विशेषता है। और इसके साथ साथ हम बात कर सकते हैं, हमने बात की थी रोपण कृषि के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है, परिवहन की हमने बात की थी, और परिवहन की अच्छी बात होती थी, संचार के साधनों की बात की थी, ये इसकी प्रमुख विशेषता होती है। तो ये थे हमारे कृषि के कुछ प्रकार। आज की क्लास में हम उतना ही पढ़ेंगे, अगली क्लास में यहाँ से आगे के टॉपिक हम कवर करेंगे, और इन जितने भी टॉपिक आपको कराए गए हैं, जितनी भी चीज़ें यहाँ आपको बताई गई हैं, उसको ठीक प्रकार से देखिएगा। अगर समझ नहीं आते हैं तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।